इस समय बच्चों की जिंदगी में बहुत बवाल मचा हुआ है चैप्टर में। मतलब हमारा आज ज्यादा टारगेट सिलेबस की बजाय चल रहा है क्वेश्चंस पर, क्योंकि इस समय बच्चा जो फंसा हुआ है ना, वो क्वेश्चन में फंसा हुआ है। सीमित पढ़ के रिजल्ट कैसे आएगा, इसको ही तो फोकस्ड टीचिंग बोलते हैं। आकाश में ये बहुत परफेक्ट है। मैं बताऊं तो फोकस्ड टीचिंग बहुत परफेक्ट है। कंटेंट को ले लें या क्लासरूम डिलीवरी को ले लें, सच में परफेक्ट है इस मामले में। इसलिए लोग कई बार सोचते हैं कि ये इतना सीमित पढ़ा के रिजल्ट कहाँ से ले आ रहे हैं। हेलो बच्चों, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग लेने जा रहे हैं। और जो इस समय एक बड़ा चैलेंज बच्चे फेस कर रहे हैं, वो चैलेंज है जब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ठीक है, सिलेबस अपडेट हो गए, कुछ कंटेंट कट गया, लेकिन चाहे कहीं किसी कोचिंग के मॉड्यूल से क्वेश्चंस कर रहे हो या किसी भी अन्य बुक से क्वेश्चन कर रहे हो, तो क्वेश्चंस में सब मिक्स आ रहा है। और बच्चे ना कई बार जजमेंट ही नहीं ले पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन करना है नहीं करना है, सिलेबस में ये वाला क्वेश्चन है कि नहीं है। क्योंकि टॉपिक पे डिसाइड करना तो कई बार बड़ा आसान हो जाता है, बट क्वेश्चन पे जाकर ये जजमेंट लेना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये क्वेश्चन सिलेबस में है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर अभी फटाफट यही जानेंगे कि कौन कौन सा कंटेंट है क्वेश्चन में जिसका आप सामना करें तो उसको साइड कर दें, उसको छोड़ दें, वो आपके नीट के काम का नहीं है। और ऐसे फटाफट जान लेने से आपका बहुत सारा समय बच जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पर। और क्या जरूरत है एनसीईआरटी फोकस को लेकर, दैट आई विल ऑल्सो टेक ऑन। तो एक एक करके फटाफट मैं पहले 12th के पोर्शन से स्टार्ट करूंगा कि क्या क्या कंटेंट है जहां पर आपको साइड से निकल जाना है, बच जाना है, उसकी आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नीट में क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आएंगे, ये बात ठीक है। एनसीईआरटी अपडेट हो गई, ये भी हमने जान लिया। बट वो जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हमारे सामने आ जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस को हमें छोड़ देना है जो हमारे काम के नहीं है आज की डेट में, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले 12th के पोर्शन से ही स्टार्ट करता हूं। 12th के पोर्शन में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन को साइड हो जाना है। क्लास 12th के पोर्शन में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का चैप्टर बच्चे पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है। एक दो पॉइंट है जिनको मैं कहूंगा, क्योंकि वो 11th से जाकर कहीं पर अगर रिलेट हो रहे हैं तो उनका ध्यान रखना है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो डाउट यूनिपेरेंटल होता है, ये टर्म याद रखनी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन जनरल जो हमारे दिमाग में इमेज आती है, हम कहते हैं बाई पेरेंटल होता है, लेकिन कितने सारे प्लांट हैं जो कि मोनोशियस प्लांट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, तो वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो है तो यूनिपेरेंटल ना। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दोनों हो सकता है, बाई पेरेंटल भी और यूनिपेरेंटल भी, ये टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद इसी चैप्टर में आगे जाकर एनसीईआरटी ने कुछ कंटेंट लिए थे, फ्रेगमेंटेशन का जिक्र किया था। ये जो फ्रेगमेंटेशन का केस है, इसमें एग्जाम्पल लिए थे जैसे प्रोटोनीमा। अब ये प्रोटोनीमा कहाँ, ये तो ब्रायोफाइट में जाके कनेक्ट हो गया 11th में। तो ये आज भी याद रखना है कि प्रोटोनीमा में जो फ्रेगमेंटेशन होता है, जो स्पोर के जर्मिनेशन के बाद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना है, वो आज भी रेलिवेंट है आपके लिए। ऐसे ही एल्गी का जो केस है जिसमें फिलामेंटस एल्गी में फ्रेगमेंटेशन हो या फंजाई में फ्रेगमेंटेशन हो, ये आपके लिए आज भी रेलिवेंट है। ये याद रखने हैं अच्छे से, इनको स्किप नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये एक केस है अगेन 11th के पोर्शन से रिलेटेड। ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी ने इसी चैप्टर में 12th में दिया था, बट इस डायग्राम को आप आज भी हैंडल करके चलेंगे, क्योंकि ये कनेक्ट हो रहा है जाकर कहां पर, कारा से, जो कि एक ग्रीन एल्गी है, और इसके जो सेक्स ऑर्गन है, इसके उगोनियम और एंथ्रीडियम, और ये स्ट्रक्चर दैट यू नीड टू होल्ड, अभी भी अपने दिमाग में रखना है, ये आपके आज भी काम का है। फर्दर आगे चलते हैं। मार्केंशिया का भी ये डायग्राम एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में 12th में लिया था। अब सारी कहानी एनसीईआरटी मार्केंशिया की कहाँ सुना रहा है, 11th में। फोटो कहाँ छाप रहा था, 12th में, बट 12th में तो चैप्टर डिलीट हो गया। अब क्या करेंगे, इस फोटो को आप अलग से याद रखेंगे कि यहां पर जिसमें आर्किगोनियोफोर लिखा था वो फीमेल थैलस है इसका, जिसमें एंथ्रीडियोफोर लिखा था वो कैसा है, मेल थैलस है। ये पहचान रखेंगे, ये आज भी आपके काम आएगा। बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन लीवर वॉट्स की कहाँ थी, ये इसकी 11th में।
तो ये जो कनेक्टिविटी आ रही है, इसके लिए हम पहले से ही सतर्क हो जाए कि हमारी एक भी कहीं जरा सा एक हल्का सा भी क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी ना हो। वही तो टारगेट है हम सबका। फिर इसके बाद अगला केस आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पूरे चैप्टर में फुल्ली एनसीईआरटी को फॉलो करें, कोई इसमें हेरफेर नहीं है। हाँ, कुछ पुराने क्वेश्चंस कहीं पर होंगे जो एनसीईआरटी के लिए रेलिवेंट नहीं है, आज की डेट में कनेक्टेड नहीं है, उनको आपको नहीं करना है, एनसीईआरटी रेलिवेंट क्वेश्चंस करने हैं। देन कम टू प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें बच्चों की जिंदगी में बहुत बवाल मचा हुआ है चैप्टर में, क्योंकि किसी भी सोर्स से आप क्वेश्चन कर रहे हो तो इतनी वैरायटी के अलग अलग क्वेश्चंस हैं। कौन कौन सी वैरायटी है आप देखना जरा, कैसे क्वेश्चंस हैं पुराने। ज्यादातर सभी कोचिंग के मॉड्यूल में, कोई भी किताबों में टू जीन इंटरेक्शन को लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं, एपिस्टेसिस के, डोमिनेंट एपिस्टेसिस के, रिसेसिव एपिस्टेसिस के, फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश वगैरह के क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, डुप्लीकेट जीन के क्वेश्चंस हैं। ये आपके काम के नहीं है आज की डेट में। इन क्वेश्चंस को आप क्रॉस कर दें, ये आपके काम के नहीं है, छोड़कर साइड हो जाए, टाइम वेस्ट ना करें, केवल फोकस्ड क्वेश्चन करें। सिमिलरली ऐसे अलग अलग कुछ डिसऑर्डर्स मिलेंगे जो एनसीईआरटी ने अब नहीं दिए हैं, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चंस अब आपके काम के नहीं है। कहां से समय बचाना है, किन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। नाउ मूविंग फर्दर, फिर अगला केस आ गया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर में आप आए तो यहां आपको सब एनसीईआरटी फॉलो करनी है, कोई ज्यादा हेरफेर है नहीं, सारी कहानी एनसीईआरटी की चलेगी, उसी से क्वेश्चंस बनेंगे। स्ट्रेटजीज का जो पूरा चैप्टर है वो चैप्टर ही डिलीटेड है, लेकिन यहां पर एक टॉपिक था जिसमें अगेन एनसीईआरटी के 11th के एग्जाम्पल्स आते हैं और वो जाकर 11th के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से कनेक्ट होते हैं, और वो था सिंगल सेल प्रोटीन का। इस सिंगल सेल प्रोटीन में कौन से एग्जाम्पल आप 11th के टेस्ट वगैरह में भी करते हो, जैसे स्पाइरुलिना, मिथाइलोफिलस, अब ये स्पाइरुलिना और मिथाइलोफिलस, इनको छोड़ के नहीं भाग जाना है, इनका नाम आपको आज भी याद रहना चाहिए। बस इतना ही करना है, मैंने रेडी कर दिया है, इतना ही करना है, ये दोनों नाम याद रखने हैं ताकि आपका क्वेश्चन बचे नहीं। फिर उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर है, बाहर से कुछ आता नहीं है, यही करना है, कुछ अलग नहीं जाना है। नाउ कमिंग टू इकोलॉजी पोर्शन। इकोलॉजी पोर्शन में ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में एबायोटिक फैक्टर डिलीट हो गए नए एनसीईआरटी के प्रिंट से, लेकिन आपके सामने क्वेश्चन अराइज होगा कि हम इसका क्या करें। आप एबायोटिक फैक्टर की रीडिंग जरूर लगाएं, क्योंकि इसके अंडरस्टैंडिंग के बगैर, उसने कट जरूर कर दिया है बट इसके अंडरस्टैंडिंग के बगैर इकोलॉजी चलेगी नहीं। आपको रीडिंग इसकी चाहिए, और क्वेश्चन इतने इंटरमिक्स्ड होंगे कि अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। सो यू नीड टू गो थ्रू इट। मेरे इस चीज को बोलने का, प्रेजेंट करने का मतलब ही यह है कि आपको समझने में देर लगेगी चीजों को, आपको जल्दी से बता दिया जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, यह बहुत नेसेसरी पार्ट है। उसके बाद हम लोग आगे आए नेक्स्ट चैप्टर में, इकोसिस्टम में सब एनसीईआरटी का पार्ट चल रहा है। कौन सा हिस्सा डिलीट हो गया? हिस्सा डिलीट हो गया सक्सेशन का। सक्सेशन अब एनसीईआरटी के प्रिंट में नहीं है, आपके नीट सिलेबस में भी नहीं है। हिस्सा डिलीट हो गया लास्ट में से न्यूट्रिएंट साइकिल का, यह भी अब आपके नीट सिलेबस का पार्ट नहीं है। इन दोनों पर क्रॉस लगा दिया, इनको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी पोर्शन जो इकोसिस्टम के चैप्टर का है वो आपको पढ़ना भी है, उसके क्वेश्चंस भी करने हैं। सक्सेशन काफी टेढ़ा पार्ट हुआ करता था, समझने में समय लगता था बच्चे को, तो बच्चे का जीवन बहुत आसान कर दिया है। फिर उसके बाद आगे चैप्टर आया बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का, पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से एज इट इज फॉलो करना है। फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज का, चैप्टर ही डिलीट हो गया है, सो इसको आपको करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है उसमें। केमिस्ट्री से भी चैप्टर डिलीट हो गया है, सो यू नीड नॉट टू गो इनटू दैट कंटेंट। ये जो हम डिस्कशन ले रहे हैं इसकी सिग्निफिकेंस पहचानना बच्चे, क्योंकि एग्जाम के पास बच्चे का टाइम वेस्टेज ये बहुत बड़ा मतलब
क्राइम बोलूंगा मैं इसको, क्राइम है। बट एग्जाम के इतने पास बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। होता क्या है, कई बार कुछ केसेस में बच्चे की क्यूरियोसिटी कि बच्चा और ज़्यादा जानने की कोशिश करता है, उसकी वजह से चीज़ें टीचर्स उसमें और डेप्थ में चले जाते हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है टीचर बताना चाहते हो। मतलब मेरा टारगेट कोई किसी टीचर का की कमी निकालना, फॉल्ट निकालना बिल्कुल नहीं है। सभी लोग अपने मन से अच्छा ही करते हैं, यही चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से अच्छा करें, निश्चित सी बात है। लेकिन आप पेपर का पैटर्न देखो। नीट का जो पेपर का पैटर्न है ना, वो पेपर का पैटर्न दाएं बाएं कहीं जा नहीं रहा है एक्चुअली में। वो बिल्कुल अपनी जगह फिक्स हो गया है, और वो फिक्स हो गया है कि एनसीईआरटी की सोर्स पर रहेगा। तो कोई चीज छोटा मोटा पॉइंट जो चाहिए होता है ना, वो केवल एनसीईआरटी के पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए, उससे बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपनी क्यूरियोसिटी को भी नियंत्रित रखेंगे, क्योंकि हम रोज रेगुलर देख रहे हैं कि बच्चा कहता है मेरा चैप्टर पूरा नहीं हो रहा। मतलब अगर आप कम से कम समय में चैप्टर तैयार करना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर पिछले 5-7 साल में किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में यहां से आए हैं। उल्टा चल जाओ कई बार जब समय कम हो, पहले ये देख लो कि क्वेश्चन कैसे आए हैं। क्वेश्चन कैसे आए उसके अकॉर्डिंग चैप्टर तैयार कर लो। और ये बात दोनों के लिए लागू होती है, पढ़ने वालों के लिए भी और पढ़ाने वालों के लिए भी, सबके लिए लागू होती है। इसीलिए तो कई बार क्या होता है कि जैसे लोग सोचते हैं कि कम पढ़ के रिजल्ट कैसे आएगा, सीमित पढ़ के रिजल्ट कैसे आएगा, इसको ही तो फोकस्ड टीचिंग बोलते हैं। और यहां आकाश में ये बहुत परफेक्ट है। मैं बताऊं तो फोकस्ड टीचिंग बहुत परफेक्ट है। कंटेंट को ले लें या क्लासरूम डिलीवरी को ले लें, सच में परफेक्ट है इस मामले में। इसलिए लोग कई बार सोचते हैं कि ये इतना सीमित पढ़ा के रिजल्ट कहां से ले आ रहे हैं। फोकस है। अरे काम की चीज पढ़ाओ ना बच्चे को, जिसमें से एग्जाम आएगा। वो चीजें पढ़ाने से मतलब क्या, उसको अभी इधर ही डॉक्टरेट करानी है जिसमें से एग्जाम में सवाल नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर फोकस टीचिंग पर रहेंगे तो बच्चे को बहुत फायदा होगा। केवल एग्जाम नहीं है, बच्चे के ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा। बच्चा इतना दबाव में आ जाता है जब एग्जाम पास आने लगता है। अब अगले महीने से बच्चे क्या पूछते हैं, सर क्या पढ़ लें जो नैया पार हो जाए। तो भैया बच्चे को पहले वही पढ़ाओ जो बच्चे की नैया पार करा रहा है। जाल क्यों बुनना है उसके आसपास, नैया पार कराने वाला ही कंटेंट बच्चे तक पहुंचाओ। जब इतनी काटपीट सिलेबस वगैरह में हो चुकी है, तो बच्चे की नैया पार लगाने को ही टारगेट बनाना है, ताकि उसको मेहनत भी सीमित करनी पड़े और उसका परफॉर्मेंस भी बेटर आए। क्योंकि आज की डेट में ना स्ट्रेस भी अपने आप में, बच्चे के ऊपर जो दबाव है इन सारी चीजों को पूरा करने का। क्योंकि मैं तो गया, मैं अपनी बॉटनी पढ़ा के चला आया, बच्चे को तो चारों सब्जेक्ट करने हैं ना। उसका तो एंगल पहचानना पड़ेगा ना मुझे कि भाई बच्चे को करना क्या है। उसको तो अपने पूरे चारों सब्जेक्ट की तैयारी पूरी करनी है, तभी तो वो डोलता रहता है कि अब मेरे 2 सब्जेक्ट हो गए टेस्ट में, इसमें मार्क्स गिर गए, इसमें मार्क्स गिर गए, पूरा नहीं कर पाता है। कैसे पूरा कर पाएगा। हमें भी होशियार होना पड़ेगा कि हम बच्चे को एकदम प्रिसाइज कंटेंट दें, फोकस्ड रहें खुद। और बच्चे को भी समझदार होना पड़ेगा कि यही क्वेश्चन करने हैं, जिन क्वेश्चंस के बारे में बताया जा रहा है वो करने हैं। जिस कंटेंट को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें से एग्जाम नहीं आएगा, वो कंटेंट छोड़ देना है। 11th के पोर्शन में वो कंटेंट कौन सा है, आओ देख लेते हैं। 11th के पोर्शन में वो कंटेंट लिविंग वर्ड में से किसके क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। टैक्सोनॉमिक एड वाले पोर्शन के क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, जिसमें आप कीज, फ्लोरा, कैटलॉग वगैरह ये सब पढ़ते थे, हार्बेरियम, ये वाला पार्ट अब आपके सिलेबस का नहीं है। तो इसके क्वेश्चंस के चक्कर में भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इससे पहले का जो पोर्शन है चैप्टर का, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। एनाटॉमी में आप आए तो यहाँ बहुत बड़ा झोल एक बार जिंदगी में आएगा। किस लिए, क्योंकि नए एनसीईआरटी ने जो टिश्यूज थे वो पहले से दिए हुए थे, वो नहीं दिए हैं डिटेल में। मतलब जो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और ये सब टिश्यूज हैं, लेकिन आप इनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसके बिना जब वो आगे जाकर स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर में मोनोकॉट डाइकॉट में, रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर में मोनोकॉट डाइकॉट में आगे जाकर जब नाम लेगा इसका, तो अगर आपको यही नहीं पता है कि पेरेन्काइमा कौन है, कोलेनकाइमा कौन है,
तो इतना बड़ा रट्टा हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत कुछ चीजें एनाटॉमी में याद करने की होती है, फिर तो रट्टा इतने लेवल पे पहुंच जाएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो अंडरस्टैंडिंग चाहिएगी। मतलब उसने क्या चालाकी की है, पीछे से टिश्यू हटा दिए लेकिन आगे सारे टिश्यूज का नाम है। सो यू नीड टू गो थ्रू टिश्यूज, ये आपको पढ़ना है। इसके बिना क्वेश्चन भी नहीं चलेंगे, चैप्टर भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन भी सब अटक जाएंगे अगर आपने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा नहीं पढ़े। क्वेश्चन भी अटक जाएंगे और चैप्टर भी अटक जाएगा। सो यू नीड टू गो थ्रू टिश्यूज। क्या छोड़ना है जो सबसे बड़ा जंजाल था जिंदगी का? एनाटॉमी में सारे क्वेश्चन तो इधर से ही गलत होते हैं। कौन इंट्राफेस्किकुलर, कौन इंटरफेस्किकुलर, ले कैम्बियम, अरे भैया ये ले कैम्बियम गायब, उड़ा दिया गया है। इसलिए तो कहा था मैंने, बच्चे की जिंदगी आसान कर दी गई है। तो ये सब उड़ा दिया गया, इसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। देन फर्दर आगे बढ़ते हम लोग। आगे आए तो आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर गायब है, इसको छोड़ देंगे। बट इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक था और वो था ऑस्मोसिस। प्लीज आप ऑस्मोसिस को जरूर पढ़ लें, क्योंकि ऑस्मोसिस ऐसा पार्ट है, ये आगे और 4-6 चैप्टर में सब जगह घुसेगा। सेल में कितना पानी गया, कब गया, किन कंडीशंस में गया, ये एक ऐसा नेसेसरी पार्ट है जो आपको मल्टीपल चैप्टर्स में हेल्प करेगा। सो यू नीड टू गो थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को जरूर पढ़ लें। मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर स्ट्राइक्ड आउट, कोई टेंशन नहीं है, छोड़ के साइड हो जाए, कुछ नहीं टच करना है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप आए तो आखिरी में जो 3 पार्ट थे, वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म, सीड डॉर्मेंसी, ये उड़ा दिए गए। आप देखो फिर जिंदगी और कितनी आसान हो गई है, देख रहे हो। इसका मतलब सबसे ज्यादा जंजाल तो यही था, यही तो समझ में नहीं आते थे, वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म। तो अब वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, इसके क्वेश्चंस भी नहीं करने हैं। चैप्टर में पहले ही फिल्टर हो जाना है, क्वेश्चन वर्नलाइजेशन का है, फोटोपीरियोडिज्म का नहीं करना है। सीड डॉर्मेंसी जो आखिरी में था वो भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। वर्नलाइजेशन क्लास में पढ़ने, समझाने और क्वेश्चन करने दोनों में बहुत ही अच्छे लेवल की क्वेरीज रेज करता था। बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते थे। टॉपिक अच्छा था, ठीक है, लेकिन हटा दिया तो हमें टॉपिक का अचार थोड़ी डालना है। अच्छा है तो क्या करेंगे, अचार बना के खाएंगे? नहीं, नहीं खाना है, साइड कर दो, अचार बाद में देखेंगे, 5 मई के बाद देखा जाएगा अचार। अभी तो केवल जिस चीज से 4 मार्क्स मिलते हैं वही करनी है, बाकी सब साइड में। चाहे तो आपका रिवीजन हो या आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, दोनों ही मामलों में ये जो मैं बोल रहा हूं आपको फोकस बढ़ाना है, क्योंकि आपके पास समय और एनर्जी दोनों सीमित है। यदि फोकस नहीं बढ़ाया, यदि बिल्कुल पिन पॉइंटेड चीजों पर नहीं आए तो निशाना चूक जाएगा, क्वेश्चंस गलत होंगे, आपका समय वेस्ट हो जाएगा। इसको फोकस में लाने के लिए जो आप रिवीजन करो, जब हम कहते हैं एनसीईआरटी घोट के पीना है बिल्कुल, वो प्लस जहां जिन सोर्स से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दोनों एंश्योर कर लो कि उनका बहुत बढ़िया नीट फोकस मेंटेन्ड है। जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए, चाहे आपके कोई भी माइनर, मेजर एफटीज हैं, उन सब में, या आपके ऑल इंडिया टेस्ट हैं, उन सब का फोकस लगातार एनसीईआरटी आप देख रहे हैं रेगुलरली, जो भी टेस्ट हो रहे हैं उनका फोकस, जो भी आप रेगुलर अपने टेस्ट देख रहे हैं, चाहे आपके एफटीज हैं उनमें भी, चाहे आपका एआईएटीएस है उसमें भी, फुल एनसीईआरटी फोकस मेंटेन किया जा रहा है। एंड फॉर दैट, मतलब वी मस्ट से ऑल आवर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक्स टू नेड टीम जो ये सब तैयार करती है। मतलब कितने एक्सपर्ट्स का एफर्ट लगता है इन सब चीजों को मेंटेन करने में। मतलब कह देना आसान है कि ये करना है, लेकिन वो करके आपको रेडी मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिल्टर करने लगोगे बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए चॉइस ही ऐसी उठाओ जहां पर टेस्ट पेपर ऑलरेडी टारगेटेड है, आपके टारगेट को मेंटेन करके चल रहे हैं कि यही नीट फोकस है, वही टेस्ट पेपर करने हैं। अननेसेसरी आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन
दुनिया बहुत बेदर्द है। अगर वो स्कोर में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो आपको ज्ञानी मानेगी नहीं दुनिया। वो ज्ञान स्कोर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और वो कब होगा? जब आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नीट फोकस्ड होगी, तभी होगा, तभी संभव है। मतलब पुरानी अप्रोच नहीं चलेगी, अप्रोच को बदलना पड़ेगा। इसमें ही बच्चे का फायदा है। उस अप्रोच में बच्चे को भी गाइड करना है कि उसको क्या करना है, किन चीजों पर टारगेट रखना है, और खुद हमें एज ए टीचर हमें भी अपडेट होना है। कि मैंने कहा ना, पुरानी अप्रोच नहीं चलेगी। मतलब अपडेटेड कंटेंट है, वही एग्जाम का सिलेबस है, वही बच्चे को डिलीवर करना है, और बच्चे को भी वही घोटना है, वही घोट घोट के पीना है। क्योंकि जो कंटेंट आपका सिलेबस है, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वहीं फोकस रहोगे, तभी परफॉर्मेंस आएगी। इसका बच्चे को और मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। अगर हम फोकस से लेकर चलेंगे, जो जो कंटेंट कट कर दिया उन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 12th के पोर्शन में मैंने बताया कि कहाँ पर आप टाइम को बचाएंगे। तो इसका एक बड़ा बेनिफिट इस रूप में भी आएगा कि आपका सिलेबस एज वेल एज आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत टाइम से कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट होता है तो बच्चे को बहुत अच्छे से रिवीजन करने का, फर्दर जो क्वेश्चंस में गलती हुई थी उसको रिवाइज करने का, प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छे से टाइम मिलेगा। और अगर हम कुछ भी अननेसेसरी कंटेंट बच्चे को देते रहें लेकिन उसका यूज नहीं है, तो उसका समय भी जाएगा, और एग्जाम तो अपनी डेट पे ही आएगा। 5 मई को ही आएगी, खिसकेगी नहीं अपनी जगह से। तो हम बीच में कुछ भी कचरा नहीं फैलाएं, और बच्चे को भी गाइड करना है हमें। ये खुद ध्यान रखें और रोज बच्चे को भी याद दिलाएं कि इस फोकस का सेंस क्या है, क्योंकि ये सारी एनर्जी को चैनलाइज कर देगा उन एक्चुअल कंटेंट पर, उन क्वेश्चंस पर जहां से आपको एक्चुअल स्कोर मिलने वाला है। एनर्जी की कमी थोड़ी है, समझ की कमी थोड़ी है, सब बच्चों के पास है। जो बच्चे बेहतर परफॉर्म करते हैं वो ना केवल मेहनत करते हैं, वो चैनलाइज्ड है, वो सही जगह पर मेहनत लगा रहे हैं, जिससे कि वो मेहनत वास्तव में फ्रूटिफाई हो रही है और वो स्कोर में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं? केवल टारगेटेड क्वेश्चंस करो जो उस कंटेंट से रिलेटेड है। जो जो मैंने टॉपिक बताए कट कर दिए, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को छोड़ दो। आप नहीं पहचान पाओगे तो वीडियो से मार्क करके रख लेना कि कौन कौन से टॉपिक आपको बताए हैं जिनके क्वेश्चंस छोड़ देने हैं। 12th में खासकर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था, जिनके टॉपिक्स के क्वेश्चन छोड़ देने, किसी बुक में दिखे, मॉड्यूल में कहीं पर दिखे, उन क्वेश्चन को छोड़ देना है, वो आपके काम के नहीं है। साथ में रिवीजन करते वक्त भी अपने कंटेंट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कहीं से मिलते हैं, वो पॉइंट एनसीईआरटी में आप वापस ले आओ, एनसीईआरटी से ही रिवीजन करो। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी फाइनल टेस्ट सीरीज एफटीएस वगैरह आएंगी, तो उसमें भी आप इस बात का ध्यान रखो कि जो टेस्ट पेपर है वो एकदम आपका फोकस्ड, नीट फोकस्ड होना चाहिए। मतलब हमारा आज ज्यादा टारगेट सिलेबस की बजाय चल रहा है क्वेश्चंस पर, क्योंकि इस समय बच्चा जो फंसा हुआ है ना, वो क्वेश्चन में फंसा हुआ है। इसलिए बच्चे को गाइड करना है कि ये वाले क्वेश्चंस नेसेसरी हैं, ये वाले क्वेश्चंस नेसेसरी नहीं है। और इस सारे टारगेटेड अप्रोच से, इस सारे फोकस से जो समय बचेगा वो आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने की अपॉर्चुनिटी देगा, जिससे आप बेटर परफॉर्म करते चले जाओगे। 4-5 क्रिटिकल पॉइंट, जैसे पढ़ाने में फोकस्ड अप्रोच, एकदम नीट टारगेटेड क्वेश्चंस, ना इधर ना उधर, बिल्कुल जो नीट पूछता है वैसा ही पैटर्न लेकर टेस्ट पेपर में बच्चे को दिखना चाहिए। ये बड़ा कारण है जिसकी वजह से यहां आकाश में हम सीमित कंटेंट पढ़ाकर भी एक्सीलेंट रिजल्ट दे पाते हैं। तो बाहर से देखकर ऐसा लग सकता है कि इन जनरल अगर हम देखें तो हमारे टीचिंग आवर्स सीमित हैं, फिर भी रिजल्ट एक्सीलेंट है। इसका बच्चे को बहुत मल्टीपल फायदा है, क्योंकि उसको लिमिटेड एनर्जी पुट इन करनी पड़ रही है। साथ में जो बच्चे एवरेज परफॉर्मेंस की एबिलिटी रखते हैं, एवरेज सिटिंग की एबिलिटी रखते हैं,
वो भी परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम बच्चे से डिमांड ही बहुत ज़्यादा लगा देंगे, पहले ही एक्सेसिव डिमांड लगा देंगे, तो बच्चा डर जाएगा, परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। अगर उससे सही में परफॉर्मेंस निकलवानी है तो उसको गाइडेड डिमांड दो, बिल्कुल, कि हाँ तुमको ये करना है। और इस मामले में चाहे क्लासरूम टीचिंग हो, क्लासरूम टीचिंग की गाइडेड अप्रोच हो, या टेस्ट पेपर्स रेगुलर, वीकली, फोर्टनाइट टेस्ट, AIATS के टेस्ट का अप्रोच हो, सबका अप्रोच यहाँ पर जो है वो एकदम फोकस्ड है, NCERT बेस्ड है, टारगेटेड है। जो मैं वर्ड यूज करता हूँ ना, टारगेटेड है, निशाना लगाना है। जब हम सब मिलकर, हम एज टीचर्स एकदम फोकस्ड रहेंगे, आपको उसी डायरेक्शन में सही टारगेट बताएंगे, आप अपनी पूरी मेहनत लगा लोगे, तो सब अच्छा भी होगा, रिजल्ट भी आएगा। और इन सब सारी चीजों के शेयर करने के साथ आई होप आप ये पहचान गए होंगे कि कहां कहां क्वेश्चन से आपको बच के चलना है। एंड नाउ हियर वी एंड। और अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।